जाते हुए रेखा चमोली के यहाँ रुके थे। एक तरह से वो मेरी यात्रा का महत्वपूर्ण आधार थीं। अब तक जितना कुछ देखा समझा उसकी ज़मीन उन्होंने तैयार की थी। लौटने के पहले वह लगातार हालचाल लेती रहती। सकुशल लौट कर आए तो खुश हुई। हमारे भोजन और रहने का इंतज़ाम उन्होंने किया था। रेखा मेरे लिए चाय लेकर आई तो मैंने कहा, रेखा, वैसे तो मेरा अनुभव है आपके बारे में, आप कवयित्री हैं, लेकिन अपने बारे में भी बता दो। उन्होंने कहा, नहीं। उनके चेहरे पे एक नारी सुलभ संकोच आ गया। मैंने कहा, यही वक्त है, शायद इसीलिए मैं आया हूँ, आपके पास रहा। आपके बारे में मित्रों को न बता सका तो उत्तरकाशी को क्या बता पाऊँगा। कोई कहेगा कि रेखा को न समझ सके तो हिमालय को क्या समझेंगे। यह मेरा सहयोग रहेगा। नीला जी, मैं जिस जगह रहती हूँ वह एक छोटा सा सीमांत पहाड़ी जिला उत्तरकाशी है, जो चीन की सीमा से सटा है। एक तीर्थ स्थल के रूप में इसका बहुत अधिक महत्व है, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। सर्दियों में जहाँ अत्यधिक ठंड पड़ने से पूरा क्षेत्र प्रभावित रहता है, वहीं बरसात में 4 महीने की घनघोर बारिश से सारे रास्ते, सड़कें टूट जाने से यातायात अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी साल जुलाई में बादल फटने से आई बाढ़ में पूरा शहर लगभग 2 माह तक बुरी तरह प्रभावित रहा। बहुत अधिक जनहानि हुई और आगे भी जाने कितने वर्ष इसको ठीक होने में लगेंगे। पहाड़ों से पलायन निरंतर जारी है। घर गांव में बचे हैं तो सिर्फ बूढ़े, महिलाएं और बच्चे। वे ही पुरुष गांव में हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जा पाए। खेती किसानी मौसम की मेहरबानी पर ही टिकी हुई है। नदियों पर बांध बनाने की होड़ ने पहाड़ को जगह जगह से छलनी कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से लगता है कभी न खत्म होने वाले निर्माण कार्यों के बीच ये अस्त व्यस्त जनजीवन कभी पटरी पर आ भी पाया गया नहीं। और महिलाएं पहाड़ की रीढ़ हैं। घर, खेत, जंगल, जानवर सब इनके भरोसे हैं। अल सुबह से शुरू हुई इनकी दिनचर्या देर रात तक बेहद व्यस्त रहती है। बच्चे भी माँओं की यथासंभव मदद करते रहते हैं। जंगल लगातार कम होने से पशुओं का चारा और लकड़ी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हमारे समाज में महिलाएं आज भी एक अलग प्रजाति हैं। शिक्षा, संस्कृति और समाज में तमाम परिवर्तनों के बावजूद उनकी स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया। वे घर की चारदीवारी से बाहर तो अवश्य आ गई हैं, पर सामाजिक वर्जनाओं की दीवार से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। आज भी उनके पास अपने जीवन के बारे में जरूरी निर्णय लेने की आज़ादी नहीं है। वे महिलाएं जो पहले से चली आ रही व्यवस्थाओं, परंपराओं पर सवाल खड़े करती हैं, आलोचनाओं के निशाने पर आ जाती हैं। उनके अस्तित्व और स्वाभिमान पर चोट कर उनको दीनहीन बनाने का प्रयास भी जारी है। घर, परिवार और समाज में अपने लिए उन्होंने जो थोड़ी सी टिकाऊ ज़मीन बनाई है, वो उनके अदम्य जीवन शक्ति का परिणाम है। साहित्य ने हमेशा उनकी इस जीवन शक्ति को बढ़ाने और उसके बारे में समझ बढ़ाने का काम किया है। मेरे जीवन में भी साहित्य की यही भूमिका रही। साहित्यिक दृष्टि से यह एक अनजाना, अनपहचाना स्थान है। इस छोटे से स्थान में आज भी पत्र पत्रिकाओं की मात्र 2 दुकानें हैं, जहां साहित्यिक पत्रिकाएं मुश्किल से ही मिल पाती हैं। ऐसे में अगर मैं वर्षों तक जिला पुस्तकालय की मोटी मोटी किताबें बिना किसी दिशा या प्रयोजन के मात्र स्वांतः सुखाए पड़ती रही तो कोई आश्चर्य नहीं। पर इन किताबों ने मुझे बहुत कुछ दिया। शायद इन्हीं किताबों का असर रहा होगा जिसने मुझे विद्रोही और संवेदनशील बनाया। कैसा लगता है औरत होना? औरत होने पर रोना आता है। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था मेरे पास, और वह कह रही थी, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर निकलूंगी फुर्सत से आपकी तरह यात्राओं पर, और चाय का बर्तन उठा लाएंगी। ये बर्तन भी वही धोएंगी। कल ही पूछा था तो कि पहाड़ में इस काम के लिए लोग नहीं मिलते, बाहर जाके करेंगे, यहाँ नहीं। रचना के पीछे का जीवन रचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। समझ गया, रचना का मूल्यांकन रचना के आधार पर नहीं किया जा सकेगा। रचना के पीछे का जीवन रचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है। सब अल्टरनेट दृष्टिकोण, नहीं तो नकली यथार्थ वाले बाजी मार ले जाएंगे। रचना और जीवन को साथ रखकर ही किसी का मूल्यांकन संभव है, अगर सच्चाई तक पहुंचना है तब। रेखा जी ने अपनी किताब दी। कविता संकलन था जिसका नाम था पेड़ बनी स्त्री। रेखा की किताब निकाल पलटने लगा। एक कविता गंगा पर थी। शीर्षक था, मैं गंगा नहीं बनूंगी। तुम चाहते हो मैं बनूं गंगा की तरह पवित्र,
तुम जब चाहो तब डाल आओ उसमें कूड़ा करकट मल अवशिष्ट, धो डालो अपने कथित अकथित पाप, जहाँ चाहे बांध बनाना रोक लो मेरे प्रवाह को, पर मैं गंगा कभी नहीं बनूंगी। मैं बहती रहूंगी किसी अनाम नदी की तरह, नहीं करने दूंगी तुम्हें अपने जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप। तुम्हारे कथित अकथित पापों की नहीं बनूंगी भागीदार, नहीं बनाने दूंगी तुम्हें बांध अपनी धारा प्रवाह हंसी पर। मैं कभी गंगा नहीं बनूंगी, चाहे कोई मुझे कभी पूजे न पूजे। उत्तरकाशी को लेकर मेरे मन पर जितने दबाव थे मैं उनसे मुक्त हो चुका था। मेरी बगल में बह रही गंगा में पानी नहीं था, पर लगा जैसे हरहरा कर हर्षिल की गंगा की तरह स्वच्छंद और उन्मुक्त भाव से बही जा रही हो। लगा जैसे नवला ऋषि की झूठी कथाओं के शाप से मुक्त होकर कल कल निनाद करती बह रही हो। लगा जैसे नवला ऋषि की झूठी कथाओं के शाप से मुक्त होकर कल कल निनाद करती बह रही है। शिव के उपासकों ने अपनी गलती मानकर सूर्य की उपासना आरंभ कर दी हो। मुझे लगा जैसे ब्रह्मसूत्र पर लिखे शंकराचार्य के भाष्य के पन्नों पर समोसा बिक रहा हो। मेरी समझ में यह बात आ गई कि किसकी काशी हो उत्तरकाशी। अचानक हवा का एक झोंका आया कि किसकी काशी हो उत्तरकाशी। कहा तुम्हें डुंडा जाना है ना। मैंने बैग को पीठ पर इस तरह धारण किया जैसे कच्छप अपनी पीठ पर पृथ्वी को धारण करते हैं और सिर उठाकर चल पड़ा।